बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाकिर महबूब और आज हम ये 6 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में बात करने लगे हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि हु इज़ फाइलर और कौन है जो नॉन फाइलर हैं और एटीएल लिस्ट क्या चीज़ है, एटीएल सरचार्ज क्या होता है और कौन लोग हैं जिन पे लाजिम है कि वो अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और जिन लोगों पे लाजिम है कि वो रिटर्न फाइल करें और वो नहीं करते तो पेनल्टीज़ क्या क्या अवेलेबल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में और लास्ट डेट फाइलिंग और नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की क्या होती है। सबसे पहला सवाल जी, फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है। तो फाइलर वो हर पर्सन है जिसने अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल की हुई है, इस रिस्पेक्टिव कि आपने टैक्सेस पे किए हुए हैं, लेकिन आप फाइलर नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। फाइलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो अंडर सेक्शन 114 है और अंडर सेक्शन 116 जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है वो दोनों कंपलसरी है जो आपने फाइल करनी है अगर आप रेजिडेंट पर्सन है। टैक्सेस आपके नाम पे जमा हुए हुए बेशक हों, लेकिन जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आप फाइलर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक सैलरी पर्सन है तो सैलरी के केस में एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने अपने एम्प्लॉज जिनको वो सैलरीज पे कर रहे हैं उनकी पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट करें एडवांस में। अंडर सेक्शन 149 वो डिडक्ट होता है अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल बनती है। जो करंट लिमिट है उसके हिसाब से आपकी 6 लाख तक जो सैलरी है वो एग्जाम्प्ट है, यानी 50,000 पर मंथ अगर आपकी सैलरी है तो वो एग्जाम्प्ट है, उस पर टैक्सेस डिडक्ट नहीं होते और उससे ऊपर अगर जाएगा तो वो टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा और जो आपकी रेलिवेंट स्लैब होगी उसके हिसाब से आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट करने होते हैं और जमा करवाने होते हैं एफबीआर में। वो टैक्स जो जमा होते हैं वो आपके सीएनआईसी पे डिपॉजिट होते हैं। सीएनआईसी एक कॉमन पर्सन का सीएनआईसी ही एनटीएन कंसिडर होता है और उसी पे टैक्स अपलोड होते हैं। अब आपके नाम पे बेशक टैक्स जमा होते रहे, आप फाइलर उस वक्त तक नहीं बनेंगे जब तक आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाता है जी एटीएल लिस्ट। एटीएल लिस्ट है जी जो एफबीआर ने उन लोगों का डेटाबेस एक बनाया हुआ है जो कि लोग अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं। जो लोग अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और वो टाइमली फाइल करते हैं तो उनके नाम का एक डेटाबेस है जिसको एटीएल लिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपने किसी का स्टेटस चेक करना है कि वो एटीएल लिस्ट में किसी पर्सन का नाम है या नहीं है तो उसके लिए आप एफपीआर की वेबसाइट पे जाएंगे। ये मेन वेबसाइट है fbr.gov.pk। इसके ऊपर और ये जो फर्स्ट रेड वाला स्लैब है इसके अंदर ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है, इसको आप क्लिक करेंगे। जब ये विंडो ओपन होगी तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स, तो यहाँ से आप अपना इनकम टैक्स स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे न्यू एक टैब अवेलेबल हुआ है जो कि रिसेंटली 2 या 3 मंथ पुराना है। ये इसमें आप अपना सेल टैक्स स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो आप अपना स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक्टिव हैं या नहीं है। इसके अलावा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, सेल टैक्स वाला भी और इनकम टैक्स का भी। इसी तरीके से एक एक्सेल फॉर्म में एक्सेल की फाइल जो है डाउनलोड हो जाती है जिसमें आप अपना सीएनआईसी या एनटीएन वो भी व्यू कर सकते हैं। जब आप इस फर्स्ट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वाले स्लैब को टैब को क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आप जो है वो पहले सबसे पहले जो जिस पर्सन का आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं उनका एनटीएन हो या सीएनआईसी हो या पासपोर्ट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर, तो इस तीनों चारों ऑप्शन के थ्रू आप जो है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब फर्स्ट अगर सबसे पहले अगर आप एनटीएन डालेंगे तो यहाँ पे आपने चेक डिजिट से पहले पहले 7 डिजिट जो है वो डालने हैं। विदाउट चेक डिजिट डैश और डैश के बाद वाला जो डिजिट होगा वो आपने नहीं डालना। इसके बाद आपने एक पर्टिकुलर डेट देनी है कि किस डेट पे आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आज है जी 12 फरवरी, तो 12 फरवरी को अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एनटीएन अगर देंगे या सीएनआईसी देते हैं, यहाँ पे आपको सीएनआईसी सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे सीएनआईसी देंगे विदाउट डैशेस, डैशेस के बगैर आप फुल सीएनआईसी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे फिर इसके बाद आप कैप्चा फिगर जो ये लिखी हुई है, ये कैप्चा फिगर जो है ये आप यहाँ पे पंच करेंगे
और वेरीफाई करेंगे तो ये स्टेटस आपका नीचे शो हो जाएगा कि आप अभी इनकम टैक्स में आपका स्टेटस क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये तो हो गया जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ये तो हो गया एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। और इसके बाद है एटीएल सरचार्ज। एटीएल सरचार्ज जो है जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सरचार्ज, इसको आप कह सकते हैं। ये वो अमाउंट है जो आपने पे करनी है अगर आप जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो एफबीआर की डेडलाइन है उसके बाद जमा कराते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल के लिए जो नॉर्मल डेडलाइन होती है वो 30 सितंबर होती है, और इसी तरह कंपनीज के लिए जो है वो ईयर का लास्ट मंथ, अगर आपका टैक्स ईयर जो है वो जुलाई टू जून है तो आपका जो नॉर्मल डेडलाइन होगी वो 31 दिसंबर होगी किसी भी साल का। तो अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है इन डेडलाइंस के बाद डिपॉजिट करवाई है तो आप जो है एटीएम लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा जब ये एटीएम लिस्ट जो है वो टैक्स ईयर के बाद जब अपडेट होती है। ये नॉर्मली मार्च में अपडेट होती है, तो आपका नाम एटीएम लिस्ट से निकल जाएगा अगर आपने अपनी रिटर्न जो है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न लेट डिपॉजिट करवाई है। तो उसके लिए नाम को दोबारा इंक्लूड कराने के लिए आपको एटीएम लिस्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। सरचार्ज की डिफरेंट रेट्स हैं इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल एओपी कंपनीज के लिए जो है वो डिफरेंट रेट्स हैं। अगर एटीएल सरचार्ज का एक चालान बनाएंगे और उसको जमा करवा देंगे। अगर आप ये प्रोसेस पूरा देखना चाहते हैं तो मैंने एक और वीडियो में मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है कि आपने एटीएल सरचार्ज का जो चालान है वो कैसे बनाना है, वो जमा करवाना है। तो ये आप जमा करवाएंगे तो आप दोबारा से एटीएल लिस्ट में आपका नाम इंक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 182 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसमें ये डिफाइन है कि एटीएल सरचार्ज जो है वो कितने होंगे। इसमें सबसे पहले है जी 20,000 इन केस ऑफ कंपनी। अगर आप कंपनी है और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो लेट फाइल की है तो आप एटीएल लिस्ट में आने के लिए आपको 20,000 रुपीज जो है एज एटीएल सरचार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो वो 10,000 अमाउंट है, और अगर आप इंडिविजुअल हैं चाहे सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है और इंडिविजुअल है तो आपको 1,000 रुपीज जो है वो एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा, एटीएल सरचार्ज पे करना पड़ेगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अपना नाम इंक्लूड करवाने के लिए। एटीएल लिस्ट जो है वो हर साल अपडेट कब होगी ये भी डेडलाइन यहाँ पे मेंशन है, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2019 ये स्टार्टिंग है। और एटीएल का जो कॉन्सेप्ट था ये 2018 में आया था, तो मार्च 2019 में जो अपडेट हुआ वो तो उस लिस्ट में से एटीएल में से उन लोगों के नाम एक्सक्लूड हो जाएंगे जो कि लेट फाइलर थे। और इसी तरह हर साल मार्च में ये लिस्ट जो है अपडेट होती है फर्स्ट डे ऑफ मार्च में, और जिन लोगों ने लेट फाइलिंग की होगी उन सबके नाम जो है एक्सक्लूड हो जाएंगे एटीएल लिस्ट से। एटीएल से नाम एक्सक्लूड होने की सूरत में ये तीन यहाँ पे मेजर्स हैं कि आप जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अपने लॉसेस को। अगर आप इंडिविजुअल हैं, बिजनेसमैन हैं, या आप जो भी कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो है आप रिफंड जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते बी पार्ट में और सी। और इसके अलावा आपको एडिशनल पेमेंट्स नहीं मिलेंगी अंडर सेक्शन 171 के। आपका रिफंड अगर लेट हुआ है तो आपको जो एडिशनल पेमेंट होनी है रिफंड, डिलेड रिफंड की सिचुएशन में, तो वो आप एडिशनल रिफंड जो है वो भी नहीं ले सकते। उसके बाद है जी वो कौन लोग हैं जिन उन पे लाजिम है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें। इसमें बेसिकली एक जनरल रूल है लॉ का, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ हैज नो एक्सक्यूज। हर एक शहरी को फिर ये लाजिम है कि वो जिस कंट्री में रह रहा हो उसके जो लॉज हैं वो उसको पता होने चाहिए और वो उनका पाबंद भी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप पे लाजिम है कि आप रिटर्न फाइल करें और आप फाइल नहीं कर रहे, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकेंगे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने रिटर्न फाइल करनी थी तो मैंने रिटर्न फाइल नहीं की हुई। तो आप इस इग्नोरेंस ऑफ द लॉ को अवॉइड नहीं कर सकते।
इग्नोरेंस ऑफ द लॉ जो है वो आपका फॉल्ट है। तो इसलिए ये चीज जरूरी है कि हर पर्सन को पता हो कि एक कंट्री जिसमें आप रह रहे हैं उसकी क्या लॉज हैं, उसको वहाँ पे एप्लीकेबल लॉज क्या है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन पे लाजिम है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल किया करें। बाद में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पे लाजिम है कि आप रिटर्न फाइल करें और आप फाइल नहीं करते तो वो कौन सी पेनल्टीज हैं जो आप पे लग सकती हैं। चैप्टर 10 प्रोसीजर पार्ट 1 रिटर्न्स, और इसका सेक्शन है जी इनकम टैक्स का 114, जिसमें डिफाइन है कि कौन से लोग हैं जिन्होंने लाजमी रिटर्न्स फाइल करनी है। इसमें एक 114 का जो फर्स्ट पार्ट पहला नंबर है, सीरियल नंबर 1, उसमें पार्ट ए है, हर कंपनी जो भी रजिस्टर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट उस पे लाजिम है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। इसके बाद एवरी पर्सन, कंपनी के अलावा कोई पर्सन है जिसकी टैक्सेबल इनकम किसी भी टैक्स ईयर में जो मैक्सिमम लिमिट एग्जम्प्ट लिमिट है टैक्स की उससे एक्सीड करती है, तो उस पर भी लाजिम है कि वो रिटर्न फाइल करें। फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल हैं और सैलरीड पर्सन है तो 6 लाख तक अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आप एग्जम्पशन के जुमरे में आ जाते हैं, यानी आपने रिटर्न फाइल नहीं कर की तो भी आप पे कोई आपका डिफॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है वो 6 लाख से इंक्रीज कर जाती है, एनुअल की बात हो रही है ये, अगर आपकी सैलरी जो है वो 6 लाख सालाना से ज़्यादा है, यानी 50,000 से ऊपर है अगर सैलरी आपकी, तो साल में वो 6 लाख से ऊपर चली जाती है, तो आप पे लाजिम है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और इसी तरह अगर अगर आप इंडिविजुअल हैं और बिजनेस पर्सन है, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिजनेस है, तो 4 लाख तक की बिजनेस इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। 4 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है बिजनेस में तो आप पे लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। इसके बाद है जी पार्ट ए सी, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज जो हैं उन पे भी लाजिम है कि, रजिस्टर्ड एनजीओज की बात हो रही है, उन पे भी लाजिम है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। इसके बाद है पार्ट ए ई। इसके अलावा जो नेक्स्ट ए ई पार्ट है इसमें डिफाइन है कि कोई भी पर्सन जिसकी इनकम किसी एक टैक्स ईयर में सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन है तो उसने भी रिटर्न फाइल करनी है। अब इसमें फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हो सकते हैं कि एक पर्सन है उसके पास 5 बॉन्ड थे और उनके कोई फर्स्ट बॉन्ड जो है वो किसी एक टैक्स ईयर में निकल भी आए हैं, तो उस पे भी टैक्स एट सोर्स डिडक्ट होता है, जो आपका स्टेट बैंक जो है वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करा देता है। तो आप पे भी लाजिम होता है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेट के केस में भी हो सकता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपका एक किसी बैंक में भी अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और उसके ऊपर आपका प्रॉफिट लगता है, तो वो प्रॉफिट भी जो है वो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन होता है कि आपका जो बैंक होता है वो टैक्स आपके प्रॉफिट पे डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करा देता है। तो आपने भी रिटर्न उस केस में रिटर्न लाजमी फाइल करनी है। इसके अलावा डिविडेंड इनकम हो सकती है जी, जो कि एक इंडिविजुअल की किसी कंपनी में शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आपको उनके ऊपर डिविडेंड मिला है साल के आखिर में, या क्वार्टरली मिला है, या और भी कोई टेन्योर हो सकता है डिविडेंड का। तो डिविडेंड आपको अगर किसी कंपनी के थ्रू मिला है तो डिविडेंड के ऊपर भी जो टैक्स डिडक्ट होता है वो भी फाइनल टैक्सेशन में डील होता है। तो उस केस में भी आप पे लाजिम हो जाता है कि आपने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। इसमें अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो फाइलर और नॉन फाइलर्स के लिए जो रेट्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो नॉन फाइलर्स के लिए डबल रेट अप्लाई होंगे, फाइलर होने के लिए या एक्टिव होने के लिए आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। सबसेक्शन 1 का पार्ट बी है, बी में डिफाइन है कुछ और सिनेरियोज जो कि ऊपर हमने अभी सेक्शन डिस्कस किए हैं, पार्ट्स डिस्कस किए हैं, ए बी ए सी और ए डी, अगर इनमें फॉल नहीं कर रहे तो और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, वो ये पार्ट 1 के सबसेक्शन बी में डिफाइन है। फर्स्ट इसका पार्ट है जी
किसी भी टैक्स ईयर में अगर आप पे किसी भी चीज पे टैक्स लगा है, has been charged to tax in respect of any of the two preceding tax year, किसी भी previous 2 टैक्स ईयर में आपकी इनकम जो थी वो सब्जेक्ट टू टैक्स थी, तो भी आपने रिटर्न फाइल करनी है। यानी अगर अभी अब बात करें तो आज है 29 जनवरी और ये टैक्स ईयर जो है वो 2023 का होगा, जो कि जून में एंड होगा। तो अगर आपकी 2022 की रिटर्न में या 2021 की रिटर्न में भी टैक्स चार्ज हुआ था आपकी इनकम के ऊपर, या आपकी इनकम जो है वो सब टैक्सेबल थी इन प्रीवियस 2 ईयर्स में, तो इस साल की भी आपने रिटर्न फाइल करना लाजमी है आपके ऊपर। सब पार्ट 2 है जी क्लेम। अगर कोई बंदा जो है उस का बिजनेस है और बिजनेस इनकम उसने अपना सोर्स ऑफ इनकम शो किया हुआ है और उसका कोई कैरीड फॉरवर्ड लॉस है, जो पिछले साल आपने लॉस इनकर किया था वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो भी आप पे लाजिम है कि आपने रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद पार्ट 3 है, अगर किसी पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि तकरीबन 500 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा हो, या आपका फ्लैट हो किसी ऐसे एरिया में जो कि म्यूनसिपैलिटी लिमिट में आ रहा हो, किसी म्यूनसिपल लिमिट में आ रहा हो, या इसके अलावा फेडरल कैपिटल कंटोनमेंट एरियाज या फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आप फॉल करते हो। 3 यानी टेरिटरीज यहाँ पे डिफाइन है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, कंटोनमेंट बोर्ड, या जो म्यूनसिपल लिमिट है उसमें आपका कोई 500 स्क्वायर यार्ड का या इससे ज़्यादा का इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, तो भी आप पे लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। ये 500 स्क्वायर यार्ड जी तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट बन जाता है, जो कि 16.5 मरला के करीब बनता है। तकरीबन 16 मरले यानी आपकी जगह है किसी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, या आपकी कंटोनमेंट एरिया में, या म्यूनसिपल लिमिट्स में आपका कोई घर है जो कि तकरीबन 16 मरले 17 मरले से ज़्यादा है, तो भी आप पे लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। इसके बाद 4 नंबर है, ओन्स इमूव प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड और मोर लोकेटेड इन रेटेड एरिया। रेटेड एरिया का वर्ड जो कहीं स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है, लेकिन रेटेड एरिया के मतलब जो है वो एरिया लिया जा सकता है कि जहाँ पे भी आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स अप्लाई होता है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो आपका जो एरिया है वो रेटिंग एरिया है। तो यानी किसी भी ऐसे एरिया में अगर आपका घर है या प्रॉपर्टी है जिस पे प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है और उस घर की जो मेजरमेंट है वो 500 स्क्वायर यार्ड यानी तकरीबन 16 या 17 मरले है, तो आप पे लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है जी कि अगर आप फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया, कवर एरिया अगर आपके फ्लैट का किसी रेटिंग एरिया में, रेटिंग एरिया फिर वही चीज के आप का जो फ्लैट है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स अप्लाई होता है, तो और उसका जो कवर्ड एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो भी आप पे लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। ये 2000 स्क्वायर फीट जो है इसको आप 272 से डिवाइड कर लें तो आपके पास मरलाज आ जाएंगे कि कितने मरले की अगर जगह है, कवर्ड एरिया है और वो रेटिंग एरिया में फॉल करता है, तो भी आपकी लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। उसके बाद पार्ट 6 है जी, अगर आपके पास 1000 सीसी या इससे ज़्यादा की गाड़ी भी है तो भी आपने रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद पार्ट 7 है, अगर आपने अपना एनटीएन बनाया हुआ है एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आप कहीं किसी टाइम रजिस्टर हुए हैं, तो भी आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अगर आपका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ पे आपकी जो एनुअल बिल की लिमिट है, अमाउंट है वो एक्सीड करती है 500,000 से, यानी 5 लाख रुपए से ज़्यादा एनुअल बिल बन जाता है जिसके ऊपर आपका, और उस मीटर की जो टाइप है वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल है, तो भी आप पे लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। इसके बाद पार्ट
9 है रेजिडेंट पर्सन जो किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में रजिस्टर्ड है या और ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है या एनी मार्केट कमेटी और प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल यानी इन अगर आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के भी मेंबर हैं या आप मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मेंबर हैं, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं यानी प्रोविंशियल बार काउंसिल के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के आप अगर मेंबर हैं और आप रेजिडेंट पर्सन हैं और तो अभी आप पे लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे इज रेजिडेंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है जी रेजिडेंट पर्सन बीइंग इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 ए के तहत अगर आप लाइबल हैं अपनी फॉरेन एसेट स्टेटमेंट फाइल करने के और आप रेजिडेंट पर्सन है पाकिस्तान के तो अभी आप पे लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। इसी पार्ट 1 का सबसेक्शन सी है सबसेक्शन 1 का पार्ट सी पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड भी किसी पर्सन को थ्रू नोटिफिकेशन जो है वो विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ये लाइबल करा सकता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। उसके बाद है जी पार्ट 1A एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स रुपीज 300,000 बट डजंट एक्सीड रुपीज 400 रुपीज यानी अगर आपकी पर्सन एक पर्सन है जिसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिजनेस है और आपकी जो इनकम है वो 4 लाख से एक्सीड नहीं करती और 3 लाख से ऊपर है यानी 3 लाख से ऊपर है 3 लाख से ज्यादा है लेकिन 4 लाख से कम है तो भी आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट जी सेक्शन 114 जो मेन सेक्शन है उसका सब सेक्शन 2 जो है इसमें रिटर्न ऑफ इनकम से नीचे चीजें डिफाइन हैं कि किस तरीके से रिटर्न फाइल होगी और इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है जी 115 सेक्शन 115 से पहले है जी सेक्शन 114B जिसमें लॉ में पावर्स टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स जो है वो डिफाइन है कि एक पर्सन जो है उसको बोर्ड के पास ये पावर्स हैं कि वो लाइबल कह सकते हैं लाइबल कर सकते हैं कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें और अगर आप फाइल नहीं करते तो उस केस में कुछ एक्शंस हैं जो आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं जिसमें इन्हें डिसेबलिंग ऑफ फोन आपका फोन डिसेबल हो सकता है थ्रू पीटीए या आपकी मोबाइल सिम बंद की जा सकती है या इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के कनेक्शंस हैं वो भी डिसकनेक्ट किए जा सकते हैं। ये 114 में कुछ वो पावर्स दी गई हैं और ये रिसेंटली 2022-23 का जो बजट था उसमें ये अलाउ हुई है। 115 जो है ऐड हुई है थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 के। तो ये रिसेंटली कुछ चीजें ऐड हुई हैं कि अगर एफपीआर को लगता है कि एक पर्सन है वो लायबल है रिटर्न फाइल करने का और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे और आफ्टर गिविंग नोटिस आपको नोटिस भी आते हैं और उसके बावजूद आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो ये वाले जो एक्शन हैं वो आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। उसके बाद है जी सेक्शन 115 ये इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एग्जेम्पशन अवेलेबल है कि वो अपनी रिटर्न बेशक ना फाइल किया करें जिसमें जो ऊपर हमने अभी कंडीशन डिस्कस की है कि ये इन लोगों पे अप्लाई नहीं होगी कि वो सिर्फ अगर उन कंडीशंस में फॉल कर रहे हैं तो वो लाइबल बनते हैं जिसमें अगर आप एक विडो हैं बेवा हैं किसी की और तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिटर्न फाइल करने की। इसके बाद अगर आप यतीम हैं और आपकी जो एज है वो 25 ईयर से कम है तो भी आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल है कि आप अपनी रिटर्न बेशक ना फाइल करें ऑल्दो कि आपकी जो इनकम है वो ऊपर जो हमने कंडीशन डिस्कस की है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये क्लॉज 3, 4, 5 और
6 डिफाइन है। अगर यानी सिर्फ इन क्लॉजेस में आप लायबल बनते हैं कि आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो उस सिनेरियो में अगर जैसे 3 क्लास 4 5 और 6 अगर हम देखें तो वो क्लास 3 है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अगर आप किसी कंटोनमेंट एरिया में या म्यूनिसिपल लिमिट में फॉल करते हैं या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आपका ये घर है जो 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है और आप विडो हैं तो आप पे लाजिम नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करें। तो ये 4 है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। ये भी बेसिकली जो 5 नंबर पॉइंट है ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और जो 6 है ये गाड़ी से रिलेटेड है और जो 7 है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया अपनी एफडीआर के साथ यानी एनटीएन अवेलेबल आपने ऑब्टेन किया है किसी वजह से किसी रिक्वायरमेंट के तहत तो आप पे लाजिम हो जाता था कि आपने रिटर्न फाइल करनी है। तो लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो 115 में डिफाइन है वो सिर्फ इन 5 पॉइंट्स में अवेलेबल है कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 3 पॉइंट्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की हैं और एक जो है वो गाड़ी से रिलेटेड है और एक एनटीएन की है। तो ये कंडीशंस अगर आप पे अप्लाई होती हैं और आप जो है ये इन 5 कंडीशंस में जो नीचे अभी 115 में हम देख रहे थे अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आप पे लाजिम नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करें। यानी ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो ए पॉइंट विडो है। अगर आप यतीम हैं और आपकी जो एज है वो 25 ईयर से कम है या आप डिसेबल पर्सन है और इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है और आपकी यहाँ पे कोई लैंड है या फिर तो आप लायबल नहीं है रिटर्न फाइल करने के। टेन सेक्शन 182 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो है वो लिखी हुई है और इस टेबल में सबसे पहले जो पेनल्टीज दिखाई है वो इनकम टैक्स रिटर्न से ही रिलेटेड है। पेनल्टीज के बारे में एक मेन चीज वो ये है कि ये जो पेनल्टी है ये उस सूरत में एप्लीकेबल है कि अगर आपकी एनुअल रिटर्न में आपकी लाइबिलिटी बनती है यानी आपने इनकम टैक्स जो है वो जब अपनी रिटर्न फाइनल की है तो उसमें टैक्स एडमिटेड टैक्स आपने बनाया है। एडमिटेड टैक्स बनने की सूरत में आप पे ये पेनल्टीज अप्लाई होंगी अगर आपने जो रिटर्न है वो लेट फाइल की है। अब लेट फाइलिंग जो है वो उस पे को लिया जाता है जो नॉर्मल डेट है रिटर्न की जैसे 30 सितंबर किसी भी साल का जो होता है वो लास्ट डेट होता है रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो आपने अगर 30 सितंबर से लेट फाइलिंग की है तो आप पे ये पेनल्टी अप्लाई होंगी उस सूरत में जब आपका एडमिटेड टैक्स बनता हो यानी आपका टैक्स बनता था और आपने पे नहीं किया हुआ आपने फर्दर पे करना है तो उस सूरत में आपके ऊपर ये डिफॉल्ट सब्जा दिया हुआ अप्लाई होगा। अब इस यहाँ पे दो ए और बी दो पार्ट है और बी पार्ट के आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन की दी हुई है और इसमें जो हायर होगी इन दोनों कंडीशंस में जो हायर अमाउंट बनेगी वो आपकी पेनल्टी बनेगी। जो पार्ट ए है इसमें है जी 0.1% ऑफ द टैक्स अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट यानी जब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की उस दिन तक जितने भी दिन बनते हैं पर डे 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल जो भी आपका एडमिटेड टैक्स बनता है उसके ऊपर 0.1% पर डे पेनल्टी आपको चार्ज होगी। या दूसरी सूरत में क्या होगा कि 1000 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट यानी जितने भी दिन आपके लेट फाइलिंग के हैं उसको 1000 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी और इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगी वो ऐड होगी लेकिन फर्दर इसके अंदर भी कंडीशन है कि मिनिमम पेनल्टी जो है ना वो कम से कम 10,000 होगी इन केस ऑफ इंडिविजुअल 75% की आप इंडिविजुअल हैं और आपकी 75% या उससे ज़्यादा अमाउंट या वो सैलरी इनकम है तो उस सूरत में आपकी मिनिमम पेनल्टी जो है वो
10,000 होनी चाहिए। इसके अलावा 50,000 होगी इसके सैलरी के अलावा जो भी केसेस होंगे उसकी। और मैक्सिमम पेनल्टी जो है उसकी भी कैपिंग दी हुई है कि 200% ऑफ द टैक्स पेएबल से ज़्यादा नहीं हो सकता टैक्स। यानी आपका जो पेनल्टी बनती है वो टैक्स पेएबल की जो अमाउंट है उसका 200% तक जा सकता है। उससे ऊपर अगर होगा तो 200% तक फिक्स हो जाएगा, उससे ऊपर ज़्यादा पेनल्टी आपको नहीं पड़ेगी। 200% तक आपने पे करना। इसमें हम एक थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जब टैक्स बनाया है और जो टैक्स आपका बनता है वो बनता है जी 10,000 लेट्स सपोज बनता है जो एडमिटेड टैक्स बना, तो इसका अगर 200% इंक्रीज करें तो ये मैक्सिमम 20,000 तक की पेनल्टी जो है आपको पड़ सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप अगर लेट फाइलिंग कर रहे हैं और आपकी जो लाइबिलिटी है वो ये दोनों आप कैलकुलेशन करते हैं अपॉन 0.1% पर डे और या 1,000 रुपीज पर डे, तो इस केस में आपकी जो लाइबिलिटी है उसका 200% तक इंक्रीज हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फर्दर और रिडक्शन भी अवेलेबल है कि अगर आप अपना जो टैक्स पेएबल है उसको अगर 1 मंथ लेट पे करेंगे तो आपकी जो पेनल्टी है वो 75% तक रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आप अपना जो टैक्स है वो 2 मंथ्स में बाद फाइल करते हैं या 2 मंथ्स के अंदर में फाइल कर देते हैं तो 50% रिड्यूस हो जाएगी। और 3 मंथ्स तक अगर 3 महीनों के अंदर अंदर अगर आप जमा करा देते हैं, 2 मंथ से ज्यादा हो गया और 3 मंथ से 4 मंथ से कम है यानी तीसरे मंथ में अगर आप जमा करा देते हैं तो 25% तक आपकी पेनल्टी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। ये थी पेनल्टीज नॉन फाइलिंग की। नॉन फाइलिंग का ये उस सिनेरियो में बनता है कि अगर आपका एडमिटेड टैक्स बनता हो, और अगर नॉन फाइलिंग एक ऐसा पर्सन है कि जो लायबल है फाइल करने का और डिपार्टमेंट समझता है कि आपने लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी बनती है रिटर्न फाइल करना और आप फाइल नहीं करते, तो वो जो ऊपर कंडीशन हमने पहले डिस्कस की है सेक्शन 114 बी में, जो कि इसी साल जो है वो ऐड हुआ है कि आप अगर फाइलिंग नहीं करते तो आपकी जो है सिम बंद की जा सकती है, आपका मोबाइल बंद किया जा सकता है या आपका गैस और बिजली का कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो ये थी पेनल्टीज। के बाद पॉइंट नंबर 116 है वेल्थ स्टेटमेंट का, ये इसको हम फिर किसी टाइम डिस्कस करेंगे। आई होप कि चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है मैंने। अगर फर्दर भी अगर आप किसको किसी पॉइंट में कोई फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें मेरे, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका अलर्ट मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।